अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो एनर्जेटिक्स का जो हमारा पीएमडीसी का सिलेबस है उसको जो है वो हम शुरू करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अंदर हमारे पास रेस्पिरेशन जो है उसको डिस्कस करने को जो है वो हमें कहा हुआ है, और एमडी कैट के सिलेबस में भी हमारे पास रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो हमारे पास इंक्लूडेड है। इसको अगर हम देखें रेस्पिरेशन को, तो रेस्पिरेशन एक तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास सेलुलर जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन थी वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ब्रीदिंग जो है वो हमारे पास आ जाती है। ये वाली जो उसने रेस्पिरेशन की बात की है ना बच्चों, इसके पीछे मैं लगाऊंगा सेलुलर का लफ्ज़। ये हम सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन होती है ना उसको पढ़ेंगे हम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर के अंदर, ठीक है बच्चों। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास होती है process in which energy is made possible to cells, ठीक है। energy is made possible to cells, ठीक है, by the breakdown of carbon chain molecules, क्लियर है। अब यहाँ पे एक मैं लफ्ज़ लिखूँगा स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप के ज़रिए जो है ना हम ब्रेक डाउन करते हैं जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ना सेल्स के अंदर, उनकी, और उनसे हम एनर्जी को गेट करते हैं। अब कार्बन चेन मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? यहाँ पे हमारे पास मुराद है ग्लूकोज की, ठीक है। यहाँ से हमारी मुराद है ग्लूकोज की। ग्लूकोज के अलावा भी प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह को भी हम यूज़ करते हैं, उनकी कार्बन चेन्स को भी जो है वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी का सोर्स होते हैं और प्राइमरी सोर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारे पास कॉमन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हम जिसको हम एनर्जी के सोर्स पे यूज़ करते हैं, कॉमन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है बच्चों? वो हमारे पास ग्लूकोज होता है, या ग्लूकोज को आप ये भी कह सकते हैं एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज शुगर होती है, ग्लूकोज जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम इसको एल्डोहेक्सोज भी जो है ना वो बच्चों हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये हमारे पास जनरली एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत स्टेप्स इसके अंदर हो रहे होते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो आपको एमसीक्यूज आए तो बच्चों आपने उसके अंदर जो है ये लगाना है कि हमारे पास ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एक बच्चों होती है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो इसमें हमारे पास जो है वो अबेंडेंट ऑक्सीजन होती है, ठीक है, अबेंडेंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है इसमें हमारे पास, और इसमें बच्चों हमारे पास जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एब्सेंट O2। इसमें हमारे पास एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, क्लियर है बच्चों। इसमें हमारे पास अबेंडेंस होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो हमारे पास रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना हमारे पास बच्चों इसके अंदर वो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ग्लूकोज होता है। ये दूसरा इनके अंदर जो है वो डिफरेंस आ गया। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है,
लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। इसके अंदर हमारे पास बच्चों कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, और इसके अंदर बच्चों हमारे पास इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। क्लियर है बच्चों? उसके बाद इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास, इसके प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और इसके प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों हमारे पास, इसके प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। उसके साथ हमारे पास जो है वो बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, या इसके प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास लैक्टिक एसिड। क्लियर? या इसके लैक्टिक एसिड जो है ना वो हमारे पास होते हैं। और इसमें याद रखना है कि आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है हमारे पास, ये मैं लिख रहा हूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें बच्चों हमारे पास जो है वो निकलती है। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा इसमें हमारे पास जो एनर्जी निकलती है अगर हम उसका एस्टिमेट लगाएं तो वो हमारे पास 36 ATP जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ATP जो है ना बच्चों वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP जो है ना बच्चों वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर हम देखें मोर एक्सटेंसिवली तो ये जो 36 ATP है ये हमारे पास यूकैरियोट्स में प्रोड्यूस होते हैं। यूकैरियोट्स में अगर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यूकैरियोट्स में, और हमारे पास याद रखना है आपने, ये बात नोट याद रखना है आपने, और वो नोट किया है कि हमारे पास यूकैरियोट्स में तो 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है ना उसमें हमारे पास 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं, 38 ATP इन प्रोकैरियोट्स। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेस्पिरेशन के फेजेस, ठीक है, हमारे पास आते हैं रेस्पिरेशन के फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन की बात की जाए ना तो हमारे पास रेस्पिरेशन के 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है बच्चों हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है, दूसरा फेज़ होता है बच्चों हमारे पास क्रेब्स साइकिल का, और तीसरा फेज़ होता है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसको हम ETC का नाम देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक मज़े की बात बताने लगा हूँ कि ये तीनों स्टेप्स जो होते हैं ना वो हमारे पास, ये तीनों के तीनों फेजेज जो मैंने आपको बताया है ना, ये मैंने आपको बात की है एरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी बात की है? एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है सर, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि जब हमारे पास कंप्लीट जो है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, अबेंडेंट ऑक्सीजन की जो है वो अवेलेबिलिटी होगी, तो हमारे पास ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, वो इन तीनों स्टेप्स से जो है ना वो हमारे पास टूटेगी, ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ETC। लेकिन अगर हमारे पास ग्लूकोज जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंट है ऑक्सीजन, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना बच्चों वो हमारे पास ये वाला ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास अबेंडेंट है ऑक्सीजन है तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप होगा। ठीक है, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस होगा, और वो प्रोसेस कौन सा होगा? ग्लाइकोलाइसिस का होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपसे वो एक MCQ पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस वो वाहिद फेज़ है हमारे पास बच्चों जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और जो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। ठीक है, कॉमन इन बोथ रेस्पिरेशन। ठीक है,
कॉमन इन बोथ रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर तो हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तब ग्लाइकोलाइसिस से आगे क्रेब्स साइकिल बनेगा या ईटीसी बनेगा, ईटीसी कंटिन्यू होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अब एब्सेंस है, ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तब हमारे पास जो ग्लूकोज है वो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस जो है वही कर पाएगी, और उसके बाद या तो वो हमारे पास इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगी या वो हमारे पास लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हमारे पास टूट नहीं पाएगी कम्प्लीटली, क्लियर है। तो अगर मैं देखूं सबसे उसके बाद जो है वो मैं सबसे पहले बात करता हूँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी बात करता हूँ बच्चों? मैं यहाँ पे बात करता हूँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ऑक्सीजन की जो है ना वो एब्सेंस होती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो क्या होता है कि मेरे पास जो ग्लूकोज है वो तो बच्चों मेरे पास जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का तो वो स्टेप कर लेता है। और ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में ना हमारे पास, अगर मैं आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप लिखूँ ना, तो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में हमारे पास बच्चों ग्लूकोज जो है ना वो पायरोवेट के अंदर टूटता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस अभी मैं जाके कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ उसका जो है ना वो एक छोटा सा जो है वो यहाँ पे एक प्रोसेस लिखने लगा। ये मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, मेरे पास ग्लूकोज C6H12O6 बच्चों मेरे पास ऑक्सीजन तो हमारे पास होती नहीं इसमें, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप के अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूज़ ही नहीं होती है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये जो ये जो ग्लूकोज है मेरे पास, ये हमारे पास टूटता है C3H4O3, C3H4O3। और ये जो मेरे पास कंपाउंड बना है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 आ जाएगा। और ये जो कंपाउंड मेरे पास बना है बच्चों, मैं इसको कहता हूँ पायरोवेट, ठीक है। यहाँ पे साथ मेरे पास जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी, एटीपी रिलीज़ होगी। यहाँ पे मेरे पास जो है वो NADH2 जो है वो मेरे पास बनेगा, ठीक है, NADH2। और वो भी कितने, वो भी हमारे पास 2 NADH2 जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बनेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैंने 2 बातें इस स्टेप के अंदर बताई हैं। वो 2 बातें क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास नो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन जो है वो यूज़ नहीं होती। ग्लूकोज टूटती है किसके अंदर, ग्लूकोज टूटती है सर हमारे पास पायरोवेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे पायरोवेट के अंदर ग्लूकोज जो है वो टूटी है, ठीक है। अब इस पायरोवेट ने आगे हमारे पास 2 फेट है इसके। अगर तो इसको ऑक्सीजन मिल जाती है इस पायरोवेट को, तो ये तो हमारे पास जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा। किधर चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा, उसके बाद ETC में चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तब इसके पास जो है वो क्या ऑप्शन है, तब ये हमारे पास करेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तब ये क्या करेगा, तब ये करेगा हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक बच्चों रेस्पिरेशन। और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम जो है ना सर वो फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है सर हमारे पास, ये फर्मेंटेशन भी जो है ना वो कहलाती है। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन सर हमारे पास फर्मेंटेशन भी जो है ना वो कहलाती है, क्लियर है। और बच्चों हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ये फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन की ना 2 टाइप्स होती हैं। और वो 2 टाइप्स क्या होती हैं मैं पहले भी बता के आया हूँ। एक होती है बच्चों हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक होती है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर बच्चों क्या होता है कि ये जो मेरे पास पायरोवेट बना था ना ग्लूकोज के टूटने से, ये C3H4O3 ये हमारे पास बच्चों चेंज हो जाता है इथाइल अल्कोहल के अंदर। ये हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, ये हमारे पास चेंज हो जाता है इथाइल अल्कोहल के अंदर, C2H5OH। और साथ हमारे पास बच्चों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा और यहाँ पे भी बच्चों मेरे पास जो है ना वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन के दौरान आप लोगों ने याद रखना है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर ना हमारे पास 2 NADH जो है ना वो यूज़ होते हैं, 2 NADH जो है वो हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। वो उनकी जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनके जो H2 या इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होते हैं, और वो इन द फॉर्म ऑफ NAD पॉजिटिव जो है ना वो हमारे पास निकल जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये देखें, ये NADH2 जब आ रहा है तो उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, लेकिन जब वो निकल रहा है तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब है उसने अपने हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास इसको दे दिए, ठीक है, इसको हाइड्रोजन दे दिए हैं। तो जब हाइड्रोजन किसी प्रोसेस के अंदर आते हैं तो बच्चों मुझे बताएं कि वो कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको पता है कि वो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, वो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है।
एक तो इसके अंदर रिडक्शन हो रही है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा देखें बच्चों, इसके अंदर से जो है ना वो हमारे पास 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन, डी जब लगा देंगे तो उससे मुराद होगी रिमूवल ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास दूसरा क्या हो रहा है, हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, एक तो इसके अंदर रिडक्शन होगी और दूसरा बच्चों इसके अंदर हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन होगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात। और बच्चों ये हमारे पास जो है वो किसके अंदर होती है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बच्चों हमारे पास जो प्रीमिटिव सेल्स है ना, प्रीमिटिव सेल्स यानी जो पुराने सेल्स हैं हमारे पास, उनके अंदर होती है, पुराने ऑर्गेनिज्म या पुराने सेल्स जो पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो यीस्ट होती है ना, यीस्ट के अंदर हमारे पास जो है ना ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो हो रही होती है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो है ना वो हमारे पास क्या कहते हैं प्रोसेस था, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोगों का जो है वो क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो हमारे पास होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर बच्चों क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर हमारे पास जो पायरोवेट है ना C3H4O3, ये बच्चों हमारे पास टूटता है लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का सर फॉर्मूला क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3, ये हमारे पास लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और बिल्कुल सेम इसके अंदर भी हमारे पास बच्चों NaDH2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, वो अपने हाइड्रोजन जो है वो इसको देते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास जो है वो एक रिडक्शन प्रोसेस जो है ना वो हमारे पास होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हमारे पास जो है बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसको पहले बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा बच्चों हमारे पास, और यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसकी बात भी अगर मैं करूँ तो इसकी बात भी हमारे पास ये है कि ये भी हमारे पास जो है ना वो रिडक्शन प्रोसेस है, लेकिन इसमें डी कार्बोक्सिलेशन हमारे पास बच्चों नहीं हो रही, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, तो हमने कहा कि ये भी हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसको हम सिर्फ रिडक्शन कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोजन जो है वो निकल के इधर जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि ये हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती किधर किधर है बच्चों, तो ये हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया में हो रही होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर हो रही होती है। और ये बच्चों हमारे पास जो है इसके अलावा मसल सेल्स के अंदर हो रही होती है, जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो शुरू कर देते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी कौन सी वाली, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड उनकी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन उनको ऑक्सीजन जो है वो कम मिलती है, लेकिन डिक्रीज़ ऑक्सीजन सप्लाई। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो ये हमारे पास 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स थी। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बच्चों और मज़े की बात बताऊँ ना, तो वो बात ये है कि हमारे पास ये जो पायरोवेट है ना, ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास पायरोवेट है, ठीक है, पायरोवेट है। और ये मेरे पास क्या बना है, ये मेरे पास अल्कोहल बना है, ठीक है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ये जो पायरोवेट है ना, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी हमारे पास पायरोविक एसिड होता है, ठीक है। तो जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की, मैं यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जब रिड्यूस कराते हैं तो वो डायरेक्टली अल्कोहल के अंदर रिड्यूस नहीं हो जाता, वो पहले बच्चों हमारे पास किसी एल्डिहाइड के अंदर जाता है और फिर वो हमारे पास जो है ना वो अल्कोहल के अंदर जाता है, ठीक है। तो आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि हमारे पास जब हम ये पायरोवेट या पायरोविक एसिड को जब हम रिड्यूस करवाते हैं ना, या इसकी जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाते हैं, तो पायरोवेट बच्चों पहले हमारे पास एल्डिहाइड के अंदर जाता है, और कौन सा वाला एल्डिहाइड वो भी मैं लिख देता हूँ, एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड से बच्चों वो फिर हमारे पास इथाइल अल्कोहल के अंदर जो है ना वो जाता है, C2H5OH, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन इस स्टेप पे होती है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास निकल जाते हैं। मैंने तो ऊपर जो है वो फाइनली क्वेश्चन लिखी थी ना ओवरऑल, लेकिन मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले स्टेप के अंदर जो है ना बच्चों वो हमारे पास रिडक्शन हो रही होती है, NaDH2 जो है वो हमारे पास NaDH में चेंज होता है अपने 2 हाइड्रोजन को देके। क्लियर है। तो ये मैंने आपको डिटेल के अंदर जो है ना बच्चों ये भी एक्सप्लेन कर दिया, होप सो आपको समझ आई होगी।
नेक्स्ट सर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन आती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम जो है ना वो तीनों स्टेप्स को अच्छी तरह जो है वो देखेंगे। कुछ बुक्स जो है वो 4 स्टेप्स भी कहती हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो मेरे नज़दीक इसके जो है ना वो 3 स्टेप्स ही जो है ना बच्चों होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं चौथा जो है वो स्टेप भी आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हम बच्चों जो है वो देखने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों मेरे पास सबसे पहले आता है जो स्टेप, वो आता है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा फेज़ है जो दोनों रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास लाजमी तौर पे होगा, ठीक है। बस फ़र्क ये होता है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो तो वो आगे जो है वो क्रेब्स साइकिल में कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तो वो आगे हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर जो है ना वो हमारे पास चेंज हो जाता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस का अगर मैं मतलब की बात बताऊँ ना, तो ग्लाइको लफ्ज़ होता है शुगर से निकला है। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का बच्चों मतलब होता है टूटना, स्प्लिट करना। स्प्लिटिंग ऑफ शुगर जो है ना वो ग्लाइकोलाइसिस का हमारे पास मतलब होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद जो है वो होता ये है कि हमारे पास, अगर मैं इसकी इक्वेशन में पहले भी लिख चुका हूँ, इसकी इक्वेशन में ये होता है कि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज जो है वो टूटता है पायरोविक एसिड के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरोविक एसिड के अंदर। और हमारे पास क्या बनता है? साथ साथ हमारे पास एटीपी एनर्जी बनती है, और यहाँ पे साथ हमारे पास NADH के जो है वो मॉलिक्यूल हमारे पास जो है ना बच्चों वो फॉर्म होते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आप लोगों को जो है वो क्लियर है। उसके बाद जो है वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है वो होती कहाँ पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये MCQs है। ग्लाइकोलाइसिस बच्चों हमारे पास साइटोसोल के अंदर होती है। क्यों सर? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के सारे जो एंजाइम्स होते हैं ना वो हमारे पास साइटोसोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमारे पास ये साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर हमारे पास होती है। क्लियर है? उसके बाद बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके लिए कोएंजाइम्स कौन कौन से जो है वो यूज़ होंगे। तो उनके कोएंजाइम्स भी मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से कोएंजाइम्स हमें इसके अंदर चाहिए होते हैं। तो वो 2 कोएंजाइम हमें चाहिए होते हैं। एक हमें चाहिए होता है ATP और दूसरा हमें चाहिए होता है NAD। क्लियर है बच्चों? ये 2 हमें कोएंजाइम जो है ना वो चाहिए होते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट जो थे ना उन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था। EMP पाथवे भी हम कहते हैं, जिसमें से E जो है वो हमारे पास साइंटिस्ट था इम्डेन, M जो था वो साइंटिस्ट हमारे पास जो था बच्चों वो मायरहोफ था, और P जो साइंटिस्ट था वो हमारे पास पारनास था। उनके नाम के ऊपर जो है वो हम इसको EMP जो है वो पाथवे या जो क्या कहते हैं प्रोसेस भी हम इसको कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूँ ना, तो ग्लाइकोलाइसिस के बच्चे 2 फेजेस होते हैं। एक फेज़ होता है हमारे पास प्रेपरेटरी फेज़, प्रेपरेटरी फेज़, और दूसरा फेज़ होता है सर हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज़। क्लियर है? प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या होता है? प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर ना ये असल में बेसिकली हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट फेज़ है। ये क्या है सर हमारे पास? ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट फेज़ है। इसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कैसे करते हैं? हम जो है वो ATP यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। हम इस प्रोसेस के अंदर ATP को यूज़ करते हैं। 2 ATPs आर यूज्ड, ठीक है। हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P इसका हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P एंड प्रोडक्ट। ये जो ऑक्सीडेटिव फेज़ होता है ये हमारा पे ऑफ फेज़ होता है।
जो हमने इन्वेस्टमेंट की होती है उसका अब हमें जो है ना वो प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो आप इसको प्रॉफिट फेज़ भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो एटीपी के अलावा के साथ साथ NADH भी प्रोड्यूस होते हैं। ATP एंड NADH जो है वो हमारे पास बच्चे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट है ना बच्चों, इसका हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। क्लियर है, इसका एंड प्रोडक्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। तो ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के फेजेस से। अब हम ना ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप देखते हैं कि हमारे पास उसमें क्या क्या होता है। क्लियर है बच्चों। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये देखिए, ये मेरे पास एक ग्लूकोज का जो है ना वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर ना बच्चों हमने जो है वो वर्किंग करनी है। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है ना बच्चों, वो हमारे पास फॉस्फोराइलेशन का फेज़ होता है। और उस फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है, उस फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमारे पास बच्चों ये जो ग्लूकोज है ना, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड होता है। और वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने की वजह से हमारे पास ये जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस ग्लूकोज की 6 पोजीशन के ऊपर जो है ना वो हमारे पास ग्लूकोज लगता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना, तो उन 6 कार्बन जो हमारे पास 6 कार्बन होता है ना उसके ऊपर हमारे पास जो है ना वो ग्लूकोज लगता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए, ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये सारा इसमें जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये तो मैंने इसके 6 कॉर्नर्स बना दिए। यहाँ पे मेरे पास ऐसे जुड़ा होगा C2OH, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जो है वो H ऐसे आ रहा होगा। अगर मैं जो है वो क्या कहते हैं इसको जो है वो फर्स्ट, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कार्बन, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये मेरे पास सेकंड कार्बन, ये मेरे पास थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये मेरे पास फिफ्थ कार्बन। तो ये मेरा जो है ना वो 6th कार्बन होगा। तो इस 6th कार्बन के ऊपर बच्चों जो है ना मैं फॉस्फेट जो है ना वो ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करूंगा, मैं यहाँ से ये जो OH है उसका H रिमूव करूंगा, और यहाँ पे जो है ना बच्चों मैं PO3 फॉस्फेट जो है ना वो ला के यहाँ पे बाइंड कर दूंगा। तो ये मेरे पास फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। और ये बच्चे एंजाइम जो इस प्रोसेस को कैटेलाइज करा रहा होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बच्चों आगे हमारे पास आइसोमरेज के जरिए ना, आइसोमरेज एक एंजाइम होता है जो इसकी आइसोमेराइजेशन करा देते हैं। और आपको पता है कि ग्लूकोज का आइसोमर कौन क्या होता है, ग्लूकोज का आइसोमर होता है बच्चे हमारे पास फ्रुक्टोज। तो ये हमारे पास इसको चेंज करा देता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। कौन सा एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम, वो इसकी आइसोमराइजेशन करा देता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो आइसोमरेज एंजाइम जो है ना वो इसकी आइसोमराइजेशन जो है ना वो हमारे पास करवा देते हैं। क्लियर है बच्चों। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो हमने कहा था ना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है, अब हमारे पास बच्चों इन्वेस्टमेंट जो है ना वो शुरू होने लगी है। वो इन्वेस्टमेंट क्या शुरू होगी, वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास इस तरह शुरू होगी कि हम इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर ना एक ATP का मॉलिक्यूल जो है ना वो ऐड करवाएंगे। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को ना आसानी हो जाए। मैं इसके अंदर ATP का मॉलिक्यूल ऐड कराऊंगा, ATP का जो फॉस्फेट है ना वो मैं इसको दूंगा, ठीक है। और हमारे पास ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये मेरे पास बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। क्लियर है बच्चों। जैसे मैंने 6 कार्बन के ऊपर जो है वो फॉस्फेट को ऐड कराया था, इसी तरह जो है ना मैं वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो है ना बच्चों फॉस्फेट को ऐड करवा दूंगा, ठीक है। और मज़े की बात जो है वो ये है कि जो एंजाइम इसको कैटालाइज करवा रहा होता है, उस एंजाइम को जो है ना वो हम कहते हैं फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। उस एंजाइम को बच्चों हम क्या कहते हैं, उस एंजाइम को हम कहते हैं फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। क्लियर है, 1। क्लियर है। इस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, इस स्टेप के अंदर हमारे पास फॉस्फोराइलेशन हो रही है। फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में सर हमारे पास जो है ना वो फ्रुक्टोज जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर जो है ना वो हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब सर ये जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ना ये हमारे पास टूट जाएगा, इसकी जो है ना वो ब्रेक डाउन होता है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ना वो ब्रेक होता है। फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है ना वो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ना वो ब्रेक होता है, ठीक है। और वो 2 मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड
3 फॉस्फेट, और दूसरा हमारे पास वो जो मॉलिक्यूल है ना बच्चों, वो है हमारे पास डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। मज़े की बात पता है क्या, मज़े की बात बच्चों ये है कि हमने ग्लूकोज से शुरू किया था, ग्लूकोज 6 कार्बन, ठीक है, ये भी 6 कार्बन, ठीक है, अभी तक हमारे पास सारे 6 कार्बन आ रहे थे। ये फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन, ये ग्लूकोज भी हमारे पास 6 कार्बन। अब जब ये फ्रुक्टोज 1,6 टूटेगा ना बच्चों, तो ये हमारे पास 3 कार्बन वाली जो है ना, वो हमारे पास जो है ना, ये 2 प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनेंगी। और कौन सा इंजाइम बच्चों इनको जो है वो तोड़ रहा होता है, इनको स्प्लिट करवा रहा होता है, तो हमारे पास वो वाला इंजाइम जो है ना बच्चों, वो एल्डोलेज इंजाइम जो है ना वो कहलाता है, ठीक है। वो हमारे पास एल्डोलेज इंजाइम जो है ना, वो हमारे पास इनको जो है वो स्प्लिट करवा रहा होता है, एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। और मज़े की बात पता है क्या, मज़े की बात ये है कि ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, और ये जो डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये आपस में जो है ना वो चेंज हो सकते हैं। और कौन इनको चेंज करेगा, आइसोमरेज एंजाइम। ऊपर बता के आया हूँ मैं, ठीक है, कि आइसोमराइजेशन कौन सा एंजाइम कराता है, आइसोमरेज एंजाइम जो है ना वो हमारे पास आइसोमेरिज्म या आइसोमराइजेशन जो है ना वो करवाता है, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि इसके अंदर से जो हमारे पास, अब हम इसको आइसोमरेज क्यों कराते हैं, हम ये देखें, मेरे पास फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट टूटा, एक उसने हमारे पास G3P बनाना है, इसको हम G3P भी कहते हैं, ठीक है, और एक उसने मेरे पास DHAP बनाना है, DHAP, ठीक है। अब DHAP मेरा किसी काम का नहीं है, ठीक है, काम का मेरा ये जो G3P है ना ये है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस G3P को जो है ना बच्चों जो है वो चेंज कर दूँ, कि इसको G3P को अगर मैं आगे यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक ही बना है ये। मैं चाहता हूँ कि ये जो DHAP है ये भी ज़ाया ना हो, तो मैं इसको आइसोमराइज़ करा के ना ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर ही जो है ना वो कन्वर्ट करा देता हूँ। यानी इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मेरे पास फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट के टूटने से G3P बना और DHAP बना, लेकिन DHAP मेरा किसी काम का नहीं है, तो मैंने उसको आइसोमराइजेशन करा के G3P बना दिया। तो इनडायरेक्टली मेरे पास DHAP जो है वो कोई भी नहीं बचेगा, और G3P जो है ना वो मेरे पास 2 हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। G3P मेरे पास जो है ना वो 2 हो जाएंगे। अब G3P के साथ जो है ना मैं आगे जो है ना वो काम कराने लगा हूँ। यहाँ तक जो मेरा सारा का सारा स्टेप था ना बच्चों, ये वाला जो सारा का सारा प्रोसेस था, ये मेरा जो है वो प्रेपरेटरी फेज़ था। यहाँ पे मेरा जो है ना वो प्रेपरेटरी फेज़ था, यहाँ तक मेरा बच्चों सारा का सारा प्रेपरेटरी फेज़ था, ठीक है। ये मेरा प्रेपरेटरी फेज़ था ऊपर सारा का सारा। मैंने यहाँ तक जो है जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी वो मैंने कर दी, ठीक है। कितनी इन्वेस्टमेंट की है मैंने, इसमें 2 ATPs की इन्वेस्ट की है। एक ATP मैंने जो है वो स्टार्ट में यूज़ किया जब मैंने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, यहाँ पे मैंने एक ATP को यूज़ किया, ठीक है। और दूसरा मैंने ATP यूज़ किया यहाँ पे नीचे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाने में, ठीक है। अब मेरा शुरू होने लगा है बच्चों पे ऑफ फेज़, ठीक है। जो मेरा जो ऑक्सीडेटिव फेज़ था वो मेरे पास जो है वो शुरू होने लगा है। ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या होता है बच्चों, मेरे पास ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, G3 फॉस्फेट, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर बच्चों हम रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जो है वो हाइड्रोजन्स को जो है ना वो ऐड करवाते हैं, ठीक है। या आप कह दें कि 2 हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करवाएंगे, या हाइड्रोजन की जगह आप इलेक्ट्रॉन्स को भी कह सकते हैं कि हम इसके अंदर ऐड कराएंगे। तो जब हम इसके अंदर 2 क्या कहते हैं हाइड्रोजन्स को ऐड कराएंगे, और हाइड्रोजन को ऐड करवाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें NAD अब बच्चों ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर जो पहला स्टेप होगा ना वो ये होगा कि हम इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये जो G3P है इसको बच्चों हम जो है वो ऑक्सीडाइज कराएंगे। इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन को जो है ना वो रिमूव कराएंगे, ठीक है। इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे, और होगा क्या कि मैं यहाँ से लूँगा NAD पॉजिटिव, 2 ये लूँगा, और वो जो 2 हाइड्रोजन इससे निकलेंगे उन 2 को मैं इस NAD पॉजिटिव के साथ अटैच करा के बना दूंगा NADH2, ठीक है। ठीक है बच्चों, NADH2 लिख दें आप, या साथ आप लिख दें जो है वो
NADH पॉजिटिव ऐसे इसके साथ जो है ना वो लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैं जब 2 हाइड्रोजन एटम्स को जो है वो इससे निकलवाऊंगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, तो मैं 2 NAD पॉजिटिव के मॉलिक्यूल को NADH के अंदर जो है ना वो चेंज करवा दूंगा बच्चे। क्लियर है? साथ क्या होता है, साथ हमारे पास ना यहाँ पे जो सेल के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है ना, उस साइटोप्लाज्म के अंदर ना ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। मैं वो ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ना वो यहाँ पे एक ऐड करवाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा ये जो G3PN है बच्चों ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। मैं इसका कलर भी बिल्कुल चेंज कर देता हूँ, ये क्योंकि ये पे ऑफ फेज है ना, तो मैं इसका कलर जो है ना वो कर देता हूँ 1,3, मैं इसका नाम इसका बन जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस। पहले इसके अंदर सिर्फ एक फॉस्फेट था थर्ड पोजीशन पे, अब इसके अंदर जो है वो एक और फॉस्फेट मैंने ऐड कराया तो 2 फॉस्फेट आ गए 1,3, तो इसी वजह से इसका नाम जो है ना वो हमारे पास जो है वो ये बन गया बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाई लिख दिया, मैं इसको बिस कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसका नाम बन जाएगा बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फेट आ गए तो हमने इस वजह से इसका नाम बिस रख दिया। ठीक है, बिस मीन्स होता है 2 हमारे पास। ठीक है, तो ये 2 फॉस्फेट आने की वजह से इसका नाम पड़ गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और बच्चों जो ये हमारे पास जो ये रिएक्शन करवा रहा होता है इंजाइम, उस इंजाइम का नाम होता है G3P डिहाइड्रोजिनेज। G3P डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है? उसके बाद ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना बच्चों, इससे हम लेते हैं, यानी ये पे ऑफ फेज है ना, तो हम इससे जो है ना बच्चों एक जो है वो फॉस्फेट का ग्रुप जो है ना वो ले लेंगे। ठीक है, और उस फॉस्फेट के ग्रुप को लेके हम क्या करेंगे, हम जो है वो ATP का मॉलिक्यूल है ना हमारे पास, उसको बना देंगे। यहाँ पे हम बच्चों जो है वो ADP देंगे और इसका एक फॉस्फेट जो है यहाँ से उतर के हमारे पास ये जो 1 पोजीशन पे जो फॉस्फेट लगा हुआ था वो उतर जाएगा, और वो उतर के इस ADP के साथ मिलके हमारे पास बना देगा ATP। क्लियर है बच्चों? और हमारे पास ये जो हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, ये हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ये हमारा चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। किस में चेंज हो जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाएगा। और जो इंजाइम इस स्टेप को करवा रहा होगा उस इंजाइम को बच्चों हम नाम देते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्लियर है? ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बच्चों हमारे पास बना है, इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट को हम बच्चों इसकी आइसोमराइजेशन कराएंगे। क्या करवाएंगे बच्चों? इसकी हम आइसोमराइजेशन करवाएंगे और इसको बच्चों हम चेंज कर देंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर इसको बच्चों हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जो आइसोमराइजेशन हुई है ना, उसके लिए हमने आइसोमरेज इंजाइम नहीं यूज़ किया, यहाँ पे हमने एक और इंजाइम यूज़ किया और उस इंजाइम का नाम होता है म्यूटेज। ठीक है, यहाँ पे हमने म्यूटेज इंजाइम जो है ना बच्चों वो यूज़ किया है। क्लियर है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मैं इसको स्ट्रेट करके लिख दूँ, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर है? अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ना बच्चों, इससे हम रिमूव करवाएंगे वाटर। इससे क्या रिमूव करवाएंगे हम? इससे बच्चों हम रिमूव करवाएंगे वाटर, यानी इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम बच्चों डिहाइड्रेशन करेंगे। इसकी हम डिहाइड्रेशन करेंगे और जो इंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा वो हमारे पास यूज़ होगा एनोलेज। क्या सा इंजाइम यूज़ होगा? वो इंजाइम हमारे पास यूज़ होगा बच्चों एनोलेज इंजाइम। ठीक है, और इस इंजाइम के यूज़ होने से हमारे पास क्या होगा कि ये फॉस्फोग्लिसरेट की जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसकी हमारे पास जो है वो डिहाइड्रेशन होगी और हमारे पास बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट। और इस फॉस्फोइनोल पायरोवेट से हम जो है वो दोबारा जो है वो फॉस्फेट का ग्रुप रिमूव करवाएंगे और हम जो है वो दोबारा जो है वो ADP जो से ATP बनाएंगे। यहाँ पे दोबारा हम यहाँ से ATP से ATP बनवाएंगे।
दोबारा इसकी जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन करेंगे, इससे एक फॉस्फेट का ग्रुप रिमूव करेंगे, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा अल्टीमेटली बच्चों पायरोवेट के अंदर। ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? ये हमारे पास अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा पायरोवेट के अंदर। तो हम कहाँ से शुरू हुए? हम शुरू हुए थे ग्लूकोज से। ग्लूकोज के अंदर जो है वो हमने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो ये हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखता रहता हूँ, ये हमारे पास स्टेप होगा फॉस्फोराइलेशन का स्टेप, ठीक है। इसमें हम फॉस्फोराइलेशन करवा रहे हैं, हम फॉस्फेट ग्रुप को जो है ना वो बच्चों ऐड करा रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आगे हमने जो है ना बच्चों चेंज किया, उसकी आइसोमराइजेशन कराई। तो ये स्टेप हमारे पास कहलाएगा आइसोमराइजेशन का। विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम उसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर ऐड चेंज कर दिया। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर दोबारा हमने जो है वो एटीपी का मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड करवाया। तो ये वाला स्टेप भी हमारे पास जो है वो फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा, ठीक है। ये स्टेप भी क्या होगा हमारे पास? ये स्टेप भी हमारे पास फॉस्फोराइलेशन जो है ना वो कहलाएगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को जो है वो हम 1,6 फॉस्फेट को जो है वो हमने तोड़ दिया इनटू G3P एंड DHAP। तो ये वाला स्टेप हमारे पास बच्चों जो है वो कहलाएगा स्प्लिटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने DHAP को दोबारा जो है वो आइसोमराइज करा दिया। तो ये वाला स्टेप भी बच्चों हमारे पास जो है वो कहलाएगा आइसोमराइजेशन। ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा? या मैं इसको बाइल्ड लिखता हूँ, ये वाला स्टेप हमारे पास कहलाएगा आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन G3P की ज़रूरत हमें इसलिए थी क्योंकि DHAP आगे हमारा यूज़फुल नहीं था, तो हमने DHAP को भी G3P के अंदर चेंज कर दिया। यानी ये देखें, ये जो सारा का सारा मैंने आपके सामने प्रोसेस किया है ना, ये मैंने एक G3P के लिए किया है। टोटल हमारे पास 2 होते हैं, तो ये सारा का सारा हमारे पास रिपीट हो जाएगा। यानी ये जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं ये हमारे पास रिपीट हो जाएंगे और एंड पे हमारे पास 2 पायरोवेट के जो है ना वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास जो है वो 2 G3P के जो है वो मॉलिक्यूल्स थे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमने G3P जो है उसके अंदर बच्चों ऐड करवाया, उसके अंदर हमने जो है वो उसके अंदर से जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाया। तो ये वाला जो स्टेप है वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा? ये वाला स्टेप हमारे पास कहलाएगा बच्चों, ये वाला स्टेप हमारे पास कहलाएगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन एंड इसके अंदर हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन भी हुई है और ये मतलब ऑक्सीडेशन स्टेप भी हमारे पास कहलाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ना ये इस स्टेप के अंदर हुए हैं। उसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना, उसके अंदर से हमने जो है वो एक फॉस्फेट को जो है वो रिमूव किया। तो ये हमारे पास जो है स्टेप कहलाएगा डीफॉस्फोराइलेशन। हमने इसके अंदर से जो है वो एक फॉस्फेट को रिमूव करके जो है वो ATP को बनाया है। तो ये हमारे पास डीफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि हम इसके अंदर से जो है वो फॉस्फेट को रिमूव कर रहे हैं तो हम इसको डीफॉस्फोराइलेशन का जो है वो स्टेप देंगे और इस डीफॉस्फोराइलेशन के स्टेप की वजह से हमारे पास ATP जो है ना वो फॉर्म किया है। क्लियर है? ये हमारे पास है। फिर उससे हमारे पास जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना। उस 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हमने जो है वो म्यूटेज एंजाइम की मदद से उसकी आइसोमराइजेशन कराई और उसको चेंज किया 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। तो ये वाला स्टेप भी हमारे पास आइसोमराइजेशन का कहलाएगा। 2-फॉस्फोग्लिसरेट की हमने करवाई बच्चों डिहाइड्रेशन, उसके अंदर से वाटर रिमूव करवाया तो वो बन गया हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट से जो है वो हमने दोबारा जो है उसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवाई, ठीक है। डीफॉस्फोराइलेशन करवाई, डीफॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन करवाई तो हमारे पास बन गया ATP दोबारा, ठीक है। और हमारे पास जो है इस प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम यूज़ होता है बच्चों, वो एंजाइम जो आप लोगों ने याद रखना है, वो एंजाइम होता है पायरोवेट काइनेज। मैंने आपको पहले नहीं बताया, वो एंजाइम होता है पायरोवेट काइनेज। तो अब आप देखें हमारे पास टोटल इसके अंदर कितने ATP जो है वो यूज़ हुए हैं और कितने ATP बने हैं और कितने NADH बने हैं। देखिए स्टार्ट में हमारे पास 2 ATP जो है वो यूज़ हुए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास 2 ATP जो है वो यूज़ हुए।
इन्वेस्ट किया हमने, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट से देखें हमने एक G3P से हम कितने NADH जो है वो बच्चे हासिल कर पा रहे हैं। हम एक G3P से जो है वो एक NADH जो है वो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने जो 2 लिखे हैं वो 2 G3P के मॉलिक्यूल्स के लिए जो है वो मैंने लिखे थे। यहाँ पे हमारे पास 2 NADH के जो है वो मॉलिक्यूल्स आते हैं। एक G3P से जो है ना बच्चों एक NAD का जो है वो मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो बनेगा, ठीक है। अगर हम 2 G3P की बात करें, ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पे 2 जो है वो लगेगा, ठीक है। अगर मैं अभी सिर्फ एक G3P की बात करूँ ना, तो उस एक G3P से हमारे पास जो है ना बच्चों वो एक NAD का जो है NADH का जो है वो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक G3P से अगर मैं देखूँ कि मेरे पास एक G3P से कितना बन रहा है, मेरे पास उससे एक NADH बन रहा है, एक NADH बन रहा है बच्चे, और हमारे पास उससे एक ATP ये बन गया, और एक ऊपर जो है ये ATP बना, और उससे हमारे पास 2 ATP बन रहे हैं। कितने ATP बन रहे हैं? 2 ATP बन रहे हैं। तो अगर मैं 2 G3P की बात करूं, क्योंकि ये साइकिल 2 दफ़ा होना है, तो तब मेरे पास जो है ना बच्चों 2 NADH और 4 ATP जो है वो बनेंगे। यानी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 2 ATP यूज़ करके इन्वेस्ट करके इतनी बच्चों जो है ना वो पे ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। क्लियर है? इतनी ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो मिल रही है सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी को इन्वेस्ट करके। क्लियर है? तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप था, जिसके अंदर मैंने आपको सारा का सारा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया अच्छी। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास ना क्रेब्स साइकिल शुरू होता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल से पहले ना उसने थोड़ी सी जो है ना वो एक एक्स्ट्रा बात बताई हुई है, वो भी जो है ना वो हमने देखनी है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप शुरू होता है ना ग्लाइकोलाइसिस के बाद, वो होता तो अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल है। लेकिन क्रेब्स साइकिल से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए जो पायरोवेट बना है ना, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप हुआ था साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल का जो ये पूरा का पूरा स्टेप होता है ना, ये हमारे पास होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था ना पायरोवेट, वो हमारे पास ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। पायरोवेट जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना डायरेक्टली जो है वो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि इसी वजह से जो है वो हमारे पास पायरोवेट को हम पहले जो है ना उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, जिस स्टेप को हम कहते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, और उसको हम ऑक्सीडाइज करके एसिटाइल CoA के अंदर जो है ना वो चेंज करते हैं, ताकि जो है ना वो हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर सके। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास अलाउ नहीं करती पायरोविक एसिड को एंटर करने से, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो हमारे पास उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है ना वो अंदर जा सके, ठीक है। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है ना, क्रेब्स साइकिल से पहले हमारे पास एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पायरोविक एसिड को पकड़ते हैं बच्चों, और सबसे पहले ना उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। यानी उससे हम क्या रिमूव कराएंगे, उससे हम CO2 को जो है ना वो रिमूव करवाएंगे। CO2 को जब रिमूव करवाते हैं ना, तो पायरोविक एसिड से हमारे पास बन जाता है एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है एसीटैल्डिहाइड। अब इस एसीटैल्डिहाइड की ना हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और वो ऑक्सीडेशन किस तरह करवाते हैं, हम इसके अंदर से जो है ना वो हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं। किस तरह रिमूव कराएंगे, हम यहाँ पे NAD पॉजिटिव देंगे, और जो एसीटैल्डिहाइड के हाइड्रोजन है वो इस NAD पॉजिटिव को जो है ना वो जाके जुड़ जाएंगे इसके साथ, ठीक है। और तो ये वाला जो प्रोसेस होगा ना, ये हमारे पास कहलाएगा, ये वाला प्रोसेस तो कहलाया था डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। पहले हमने पायरोविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करवाई, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाया। अब हम जो है ना क्या कर रहे हैं, अब हम उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, हम उससे हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहे हैं, और वो हाइड्रोजन किसके पास जा रहे हैं, वो हाइड्रोजन NAD के पास जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, तो ये एसीटैल्डिहाइड हमारे पास आगे चेंज हो जाता है एसीटाइल के अंदर, ठीक है, एसीटाइल ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है। और वो एसीटाइल ग्रुप किस तरह का होता है, वो एसीटाइल ग्रुप हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये इस एसीटाइल ग्रुप के अंदर जो है ना वो हमारे पास चेंज हो गया। अब इस एसीटाइल ग्रुप के अंदर हम लाते हैं कोएंजाइम A, ठीक है। क्या लाते हैं? कोएंजाइम A। वो कोएंजाइम आके इसके साथ जुड़ता है, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है हमारा वो बन जाता है एसीटाइल से, इसका नाम चेंज होके अभी हम इसको कह रहे हैं एसीटाइल। ये क्या है? ये हमारे पास एसीटाइल है, एसीटाइल ग्रुप है ये हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका नाम जो है ना वो एसीटाइल से चेंज होके, एसीटाइल ग्रुप से चेंज होके इसका नाम पड़ जाएगा एसीटाइल CoA, क्योंकि CoA इसके साथ कोएंजाइम A आके लग गया, तो इसका नाम अब पड़ जाएगा बच्चों हमारे पास एसीटाइल CoA।
क्लियर है? क्यों करवाया हमने ये काम? क्योंकि ये जो पायरोविक एसिड है ये डज नॉट एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया, डज नॉट एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हम जो है ना बच्चों इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं। और ये एसिटाइल CoA जो है ना ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो सकता है। तो क्रेब्स साइकिल ही जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होना है तो हमें पहले उसको चेंज तो करवाना पड़ेगा ना एसिटाइल CO में, ठीक है। अब ये एसिटाइल CoA जो है ना वो हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो सारा का सारा क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है ना ये हमारे पास कहाँ पे होता है बच्चों? ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम मैट्रिक्स होता है ना उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो हो रहा होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको हमने क्रेब्स साइकिल का नाम क्यों दिया था? क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, सर हैंस क्रेब, उनके नाम के ऊपर जो है ना उन्होंने ये जो है वो हमारे पास डिस्कवर किया था ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल। तो इसी वजह से जो है ना उनके नाम के ऊपर जो है ना इनको हमने ये दिया गया था, जिन्होंने 1930s के अंदर जो है ना वो हमारे पास इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट नेम्स हैं। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसके अलावा हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि सर इसके जो पहले 3 रिएक्शंस हैं ना इस साइकिल के, उन तीनों रिएक्शंस के अंदर हमारे पास जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके पहले तीनों जो रिएक्शन है ना बच्चों हमारे पास, पहले तीनों रिएक्शंस के अंदर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। फर्स्ट 3 रिएक्शंस जो क्रेब्स साइकिल के पहले 3 रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर हमारे पास 3 रिएक्शंस हैज़ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर है? जो हमारे पास ऑक्सालो एसीटेट बनेगा, जो सिट्रेट, उसके अलावा आइसोसिट्रेट, ठीक है। ये जो पहले हमारे पास 3 रिएक्शंस है ना इनके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के इनके अंदर। क्लियर है बच्चों? ऑक्सालो एसीटेट, सिट्रेट, ठीक है, आइसोसिट्रेट, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है ना वो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अगर मैं क्रेब्स साइकिल का स्टार्ट करूं तो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है ना क्रेब्स साइकिल में वो हमारे पास होता है ये जो एसिटाइल CoA है ना, ये जो एसिटाइल CoA है ये हमारे पास एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। और ये क्या करता है? अच्छा, ये जो एसिटाइल CoA है ना ये बच्चों ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो है ना वो कंबाइन करेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ पकड़ेगा, उसको मिलाएगा, अपने साथ कंबाइन करेगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो एक कंपाउंड पड़ा होता है, ठीक है, ऑक्सालो एसीटेट, ठीक है, ऑक्सालो एसीटेट। पिछले क्रेब्स साइकिल का जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है ना ऑक्सालो एसीटेट, उसको साथ जो है ना ये मिलता है हमारे पास। और ये एसिटाइल CoA वाटर और ये ऑक्सालो एसीटेट ये बच्चों हमारे पास जो है ना वो मिलके बना देते हैं सिट्रेट को। ये हमारे पास क्या बना देते हैं? ये हमारे पास बना देते हैं बच्चों सिट्रेट को। क्लियर है? और इस याद रखना है आपने, क्या याद रखनी है बात? आपने ये बात ये याद रखनी है कि ये जो CoA का मॉलिक्यूल है ना, ये जो कोएंजाइम A है, ये हमारे पास इससे रिमूव हो जाता है, ऐसे ये निकल जाता है, ठीक है। तो पीछे क्या क्या चीज़ें आपस में ऐड होती हैं? ये एसिटाइल ग्रुप आपस में ऐड होता है, ये हमारे पास वाटर आपस में ऐड होता है, और ये जो ऑक्सालो एसीटेट है ये हमारे पास जो है ना वो ऐड होता है। ये 3 चीज़ें हमारे पास बच्चों जो है वो ऐड होती हैं, और ये 3 चीज़ें ऐड होकर हमारे पास सिट्रेट को जो है ना वो बना देती हैं। अब क्या होता है बच्चों? अब ये सिट्रेट जो है ना, सिट्रेट के अंदर से ना वाटर की रिमूवल होता है, ठीक है। वाटर जो है ना वो इसके अंदर से रिमूव होता है, और ये हमारे पास जो है ना बन जाता है सिज, मैं इसे लिखता हूँ सिज एकोनिटेट, ठीक है। इस सिज एकोनिटेट में हम दोबारा वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है।
लेकिन किसी और कार्बन के साथ ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बन जाता है आइसोसिट्रेट। इस वाटर को रिमूव करवा के दोबारा ऐड करवाने का मकसद ही ये था कि पहले वो किसी और कार्बन के साथ अटैच था, हमने उसको रिमूव करा के उसके ऊपर सिट्रेट के ऊपर जो कोई और कार्बन था उसके साथ अटैच करवा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना उसका नाम सिट्रेट से आइसोसिट्रेट जो है ना वो बन गया। सिर्फ हम उसकी जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते थे सिट्रेट का, उस वजह से जो है ना वो हमने ये वाटर की रिमूवल और एडिशन जो है ना वो हमारे पास करवाई है, ठीक है। ये जो आइसोसिट्रेट है ना बच्चों, आइसोसिट्रेट इसकी हमारे पास होती है डी कार्बोक्सिलेशन और साथ ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसकी क्या होती है, इसकी हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीडेशन भी होती है और डी कार्बोक्सिलेशन भी होती है। तो गौर से देखना है, आइसोसिट्रेट की पहले मैं करवाऊंगा डी कार्बोक्सिलेशन, यानी इससे क्या रिमूव होगा बच्चों, इससे रिमूव होगा CO2, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन ये होगी और साथ इसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से मुराद है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं इससे साथ हाइड्रोजन जो है ना वो रिमूव करवाऊंगा और वो हाइड्रोजन बच्चों मैं जो है ना वो NADH को, NAD पॉजिटिव को दे दूंगा, जिससे वो हमारे पास NADH जो है ना वो बन जाएगा। क्लियर है। तो ये स्टेप में हमारे पास क्या हुई है, आइसोसिट्रेट की डी कार्बोक्सिलेशन, एक तो डी कार्बोक्सिलेशन हुई है, साथ ऑक्सीडेशन हुई है। फिर क्या होता है बच्चों, आगे हमारे पास ये होता है कि ये जो हमारे पास आइसोसिट्रेट की जब डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन होती है ना, तो ये हमारे पास बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या किस में चेंज हो जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। अब इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट की बच्चों में दोबारा जो है ना वो डी कार्बोक्सिलेशन कराऊंगा, ठीक है। दोबारा इसकी क्या कराऊंगा, डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन कराऊंगा, यानी दोबारा मैं इससे क्या रिमूव कराऊंगा, जैसे मैंने आइसोसिट्रेट से कराया था, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाऊंगा और दोबारा मैं इससे जो है ना वो हाइड्रोजन का रिमूव करवा के, ठीक है, NAD पॉजिटिव के साथ उनको जोड़ के मैं क्या बना दूंगा, मैं NADH प्लस H पॉजिटिव जो है ना वो मैं बना दूंगा। क्लियर है। तो ये और साथ इसमें एक नया स्टेप जो आइसोसिट्रेट पिछले वाले स्टेप में नहीं हुआ था, वो ये होगा कि इसमें मैं कोएंजाइम A को जो है ना बच्चों ऐड करवाऊंगा, ठीक है। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें कोएंजाइम A को जो है ना वो ऐड करवाऊंगा, जिसकी वजह से जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा ना, अब वो कोई सादा प्रोडक्ट नहीं होगा, वो मेरे पास होगा सक्सिनाइल CoA, ठीक है, कोएंजाइम की एडिशन की वजह से, ठीक है। अब ये जो सक्सिनाइल CoA है ना बच्चों, सक्सिनाइल CoA बच्चों हमारे पास, मैं इसके साथ क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जो है ना वाटर की एडिशन कराऊंगा, ठीक है। और जब मैं इसकी जो है ना वो वाटर के अंदर जो है वो इसकी एडिशन करवाऊंगा ना, तो आपने गौर से देखना है, एक मैं इसके अंदर क्या करवा रहा हूँ, मैं जो है ना इसके अंदर जो है वो वाटर की एडिशन करा रहा हूँ और मैं इसके अंदर से जो इसका कोएंजाइम A वाला जो ग्रुप है ना वो हमारे पास जो है ना वो रिमूव करवा रहा हूँ। कोएंजाइम जो हमने पिछले स्टेप में ऐड किया था ना, मैं वो जो है ना वो रिमूव कराऊंगा। अब होगा क्या कि जब मैं उस कोएंजाइम A को रिमूव कराऊंगा तो उस दौरान मेरे पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो बनेगी, ठीक है बच्चों। इस दौरान मेरे पास क्या होगा, इस दौरान मेरे पास जो है ना वो ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी कोएंजाइम A को रिमूव कराने से, उस एनर्जी से मेरे पास जो GDP का मॉलिक्यूल है ना वो मेरे पास चेंज हो जाएगा GTP में, ठीक है। उसकी जो है वो हमने यानी एनर्जी उसको दे दी है, ताकि जो उसके अंदर जो है एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दिया, उसको जो है वो एनर्जी रिच बना दिया GDP को, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो GTP है ना ये वापस इस GDP के अंदर जो है ना वो टूटता है बच्चों, और जब वो टूटेगा तो लाजमी सी बात है एनर्जी निकलेगी। वो वाली जो एनर्जी निकलेगी ना बच्चों, उस एनर्जी को यूज़ करके हम जो है ना वो ATP को बना लेंगे ADP में से, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ना इस स्टेप के अंदर जो है वो डायरेक्टली ATP नहीं बन रहा, इस स्टेप के अंदर हमारे पास पहले GTP बन रहा है, उस GTP को तोड़ के जो है ना हम जो है वो ATP बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो इस स्टेप के अंदर जो एनर्जी निकली उससे हमने GTP को कन्वर्ट कराया GTP में, और फिर उस GTP को वापस GDP में कन्वर्ट करवा के उस दौरान जो हमारे पास एनर्जी निकली उस एनर्जी से हमने ADP को ATP के अंदर बच्चों जो है ना वो कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। और पीछे हमारे पास जो है ना जब हमने सक्सिनाइल CoA से जो है वो कोएंजाइम को A को रिमूव करवाया तो हमारे पास पीछे बच गया बच्चों सक्सिनेट। क्या बन गया, बच गया सक्सिनेट। अब इस सक्सिनेट को जो है ना वो हम जो है इसकी भी जो है वो क्या कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, इसकी भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और उस ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, पहले तो ऑक्सीडेशन में हम यूज़ कर रहे थे ना NAD पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन सक्सिनेट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो NADH को जो है ना वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बात लिख देता हूँ कि सक्सिनेट के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती, डज नॉट हैव इनफ एबिलिटी, डज नॉट हैव इनफ एनर्जी या एबिलिटी टू रिड्यूस
Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव को ये जो है ना रिड्यूस नहीं कर सकता, यानी उसको हाइड्रोजन नहीं दे सकता और NaDH2 नहीं बना सकता। तो ये जो है ना ये फिर हमारे पास जो है वो FADH को जो है ना बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो रिड्यूस करेगा और FAD पॉजिटिव जो है वो लेगा और उस FAD पॉजिटिव को ये हमारे पास चेंज कर देगा बच्चों FADH के अंदर, ठीक है, FADH और साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे H आ जाएगा या आप FADH2 लगा दें, ठीक है। तो ये जो सक्सीनेट होता है ना इसके पास जो है वो एनर्जी इसकी पहले जितनी की जितनी एनर्जी थी उससे हमने ATP बना ली हुई है, तो अब इसके पास जो है ना वो एनर्जी बची नहीं है। तो अब क्या होगा कि अब जो है ना ये सिंपल और सिंपल NAD को तो जो है ये रिड्यूस नहीं कर सकता, तो ये FAD पॉजिटिव को ही जो है ना वो हमारे पास रिड्यूस कर सकता है, क्लियर है। तो ये FADH2 को जो है वो हमारे पास रिड्यूस कर देगा और इस दौरान हमारे पास जो बनेगा ना वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बन जाएगा बच्चे फ्यूमारेट। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा फ्यूमारेट, ठीक है, फ्यूमारेट। अब ये जो फ्यूमारेट है ना बच्चों, इस फ्यूमारेट्स के अंदर जो है ना वो हम वाटर को ऐड करवाएंगे, ठीक है, वाटर को ऐड करवाएंगे और ये फ्यूमारेट हमारे पास बच्चों चेंज हो जाएगा। ये फ्यूमारेट के अंदर जब हम वाटर को ऐड करवाएंगे बच्चों तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा मैलेट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा मैलेट। और मैलेट की बच्चों जो है वो हम आखिरी जो है ना वो ऑक्सीडेशन करवाएंगे और ऑक्सीडेशन के नतीजे में बच्चों मैलेट हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा ऑक्सालो एसीडेट में। अब मैलेट के पास तो इतनी एनर्जी होती है कि ये हमारे पास NAD को जो है ना वो रिड्यूस कर दे NADH के अंदर, ठीक है, NAD को रिड्यूस कर दे NADH के अंदर। तो ये जो है वो हमारे पास NADH को रिड्यूस करके NADH2 बना देगा। सिर्फ कौन जो है वो नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो सक्सीनेट है ना बच्चों, सिर्फ सक्सीनेट जो है ना वो हमारे पास नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए सक्सीनेट के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो हमारे पास जो है वो NAD पॉजिटिव को जो है वो रिड्यूस कर सके। पहले उसने अपनी सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे लगा दी है ATP को बनाने में, अब उसके पास जो है ना वो इतनी एनर्जी बची नहीं है। तो ये हमारे पास बच्चों जो है ना वो पूरा का पूरा जो था वो क्रेब्स साइकिल था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें कि क्रेब्स साइकिल में हमारे पास कितनी एनर्जी आ रही है, तो देखिए पहले हमने की पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन वाला जो स्टेप था बच्चों उसमें देखो उसमें मेरे पास कितनी एनर्जी आ रही है, उसमें मेरे पास क्या बन रहा है, उसमें मेरे पास जो है ना वो 2 NADH ही बन रहे हैं। 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने थे ना हमारे पास, यहाँ पे 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल बने थे एंड पे। तो उन 2 पायरोविक एसिड की जब हम जो है वो एक से जो है वो 1 NAD आ रहा है, तो जब हम 2 पायरोविक एसिड को जो है वो देखेंगे तो हमारे पास 2 NADH आएंगे। तो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन से बच्चों एक पायरोविक एसिड की बात करेंगे, एक पायरोवेट से हमारे पास एक आ रहा है NADH, और अगर 2 की बात करेंगे, 2 पायरोवेट की, तो हमारे पास 2 NADH आएंगे, क्लियर है। और हर पायरोवेट जो है वो आगे अपना एक एक क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो अगर हम पहले एक क्रेब्स साइकिल की बात करें, एक क्रेब्स साइकिल की बात करें तो एक क्रेब्स साइकिल में देखें ज़रा हमारे पास क्या क्या बन रहा है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक NADH ये बना, एक ये बना, एक दूसरा NADH ये बना, फिर हमारे पास एक ATP बना, ठीक है, फिर हमारे पास एक FADH2 बना और एक हमारे पास तीसरा NADH2 बना। तो एक हमारे पास जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 NADH बनते हैं, एक ATP बनता है और एक FADH बनता है, FADH2 बनता है, क्लियर है। और हमारे पास 2 क्रेब्स साइकिल, क्योंकि 2 पायरोवेट आए थे तो 2 क्रेब्स साइकिल में बच्चों हमारे पास टोटल 6 NADH, 2 ATP और 2 ही FADH2, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रोड्यूस हुए थे, तो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक पायरोविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो 2 पायरोविक एसिड होंगे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हमारे पास निकलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 पायरोविक एसिड से हमारे पास 2 पायरोविक एसिड से
हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। और जब हमारे पास एक क्रेब्स साइकिल हो तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास 2 जगह जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी। कहाँ कहाँ? एक हमारे पास आइसोसिट्रेट के लेवल पे हुई थी और एक हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट के लेवल पे हुई थी। तो 2 क्रेब्स साइकिल के, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, तो 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर बच्चों मेरे पास जो है वो टोटल 4 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हमारे पास निकलेंगे। क्लियर है? तो ये बातें हैं जिनको आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह जो है ना बच्चों वो याद करना है। और ये क्रेब्स साइकिल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो NADH और FADH2 बने हैं इनको हम ATP के अंदर जो है ना वो किस तरह जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज ATC का जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं।